नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका चैनल एचएन अध्ययन में। असिस्टेंट प्रोफेसर के काफ़ी सारी वैकेंसी इस समय हमारे सामने देखने को मिल रही है। आप सभी बहुत उत्साहित हैं और जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं हमारे तरफ से भी और आपकी भी। इस बीच में बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आ रहा है कि मैम कैसे फॉर्म भरे, क्या भरे कि नहीं, अदर स्टेट भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, एज लिमिट कितनी है, मैं अभी इतने पास कर चुकी हूँ, एमए में हूँ। तो हम रोज आपकी इस तरह के किसी न किसी प्रश्नों का जवाब लेकर के आपकी जितनी भी शंकाएं हैं उसका समाधान कर रहे हैं। इस बीच में कुछ और जो प्रश्न आ रहा था, ज़्यादा जिसकी संख्या आ रही थी, उसमें मुझे लगा इस पे बात होनी भी ज़रूरी है क्लियर, वो है एज लिमिट की। बच्चे पूछ रहे हैं मैम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस एज लिमिट में आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि सामान्यतः असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ ये है कि ये जॉब में कोई एज बाउंडेशन नहीं होती रही है कभी भी। चलिए, तो आज हम बात करेंगे इसी पर कि आपको एज बाउंडेशन की ज़रूरत है कि नहीं। अलग अलग कमीशन है, भारत के सभी कमीशन अपने हिसाब से ये एज बैरियर रखता है। यूनिवर्सिटी का क्या एज लिमिट है, इन सभी पे आज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें आपके यूपी की, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में दो आयोग फिलहाल जो है ये प्रतियोगिता करवाता है। एक तो यूपीपीएससी से एग्जाम होता है, यूपीजीडीसी का। ठीक है, यूपीजीडीसी से हम लोग परिचित हैं। ठीक है, और दूसरा होता रहा है जो अब तक होता रहा है यूपीएचएससी, जिसकी जो है परीक्षाएं लगी भी हैं। अब चूंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आ गया है तो हो सकता है उसके जरिए अब कुछ और भी चेंजेस आए, लेकिन अभी तक के जो लिमिटेशन है, अभी तक के जो एज क्राइटेरिया है, हम उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूपीजीडीसी और यूपीएचएससी दो जो है इस समय इंपॉर्टेंट जो है जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें यूपीएचएससी में कोई भी एज लिमिट नहीं है, ना मिनिमम ना अपर। आपने एमए पास कर लिया और नेट क्वालिफाई हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं। कितने भी कम एज के हों तो भी चलेगा, और कितने मैक्सिमम एज है 62 साल से कम, क्योंकि 62 साल मैक्सिमम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। किसमें? यूपीएचएससी में। लेकिन यूपीजीडीसी में ये बैरियर है, मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल का बैरियर है। तो हमने देखा दो उत्तर प्रदेश में दो अलग अलग है जो बोर्ड है, उसमें यूपीजीडीसी 21 से 40, 21 जो है मिनिमम होना चाहिए, 40 अधिकतम, और यूपीएचएससी में कोई भी एज बाउंडेशन नहीं है। ये तो 40 है अधिकतम, इसमें कुछ कंडीशन में छूट भी है, 3 से 5 साल की छूट मिलती है। वो जो है वो समान कंडीशन हो सकता है, कास्ट बेस पे हो या जेंडर बेस पे हो, अन्य जो सुविधाएं उस बेस पर हो सकती है, लेकिन सामान्य हम एज लिमिट की बात कर रहे हैं तो मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 40 है। ये यूपी में हो गया। ठीक है, अब बात करें अदर स्टेट में और किसी स्टेट में क्या क्या है। इस क्रम में हम बात करते हैं एचपी की। एचपी मतलब हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर। इस समय हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम है वो फॉर्म भरे जा चुके हैं और आपकी परीक्षाएं होने वाली है, लेकिन फिर भी आप समान तौर पे अभी तक जो इसके एज बाउंडेशन आया है वो 21 से 42। ये क्या है? ये फॉर जनरल कैंडिडेट है। ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए ये जो है वो मिलता है, चाहे अगर आप अदर स्टेट के भी होंगे तो भी आप जनरल में काउंट किए जाते हो, आपके लिए भी एज बाउंडेशन यही है। स्टेट के लिए जनरल कैंडिडेट की एज बाउंडेशन यही होती है, कैटेगरी में या फिर फीमेल्स का या फिर डिसेबिलिटी में हो सकता है, कुछ पर्सन की अलग अलग स्टेट में छूट मिलती है। तो ये हो गया एचपी की, मतलब हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में 21 से 40 है। अब बात करते हैं इसी के पास में है एचपीपीएससी, मतलब हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, एचपीपीएससी। ठीक है, एचपीपीएससी में क्या है एज लिमिट? यहाँ पर भी मिनिमम एज लिमिट लगभग वही है 41 साल और मैक्सिमम है 45 साल। ठीक है,
21 to 45 के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। और ये कब से मानते हैं, जिस समय से फॉर्म निकलता है ना, तो उस नोटिफिकेशन में दिया रहता है कि 1 जनवरी 2025 तक, या जिस समय का टाइम बाउंडेशन, उस समय तक ये एज जो है वो उसी के ड्यूरिंग काउंट की जाती है, वो वैकेंसी के हिसाब से होता है। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट में वही कुछ छूट है, कुछ प्रावधान है, लेकिन सामान्य जो एज लिमिट है वो 21 से 45 है। ठीक है, ये हो गया HPPSC। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका MP PSC आयोग से जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें एज लिमिट क्या है आपकी 21 से 40। वही जो आपके उत्तर प्रदेश के आयोग UPPSC आयोग से है वही आपका MP में भी है। मैक्सिमम में कुछ कंडीशन में छूट है पूर्व की भांति। अब बातें हैं RPPSC की। RPPSC में क्या कंडीशन, RPPSC में भी यही है 21 से 40। ठीक है, 40 जो है इस विशेष कंडीशन में इसमें छूट मिलती है। ठीक, तो ये ज्यादातर अगर हम देख रहे हैं जो आयोग से हैं, जो आयोग से जो वैकेंसी निकल रही है उसमें आपके जो एज लिमिट है लगभग वही एक है, क्या 21 से 40, 21 से 40। ठीक है, UPHSC की हम बात करें तो उसमें आपकी कोई एज बाउंडेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एज की कोई बाउंडेशन नहीं है, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, नो एज बाउंडेशन। उसी प्रकार आपके स्टेट यूनिवर्सिटी में भी कोई एज बाउंडेशन नहीं है, नो एज बाउंडेशन। आप वही लिमिटेड क्वालिफिकेशन जो है वो पूरी करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी जगहों की, जिसमें मैंने बताया जितने भी स्टेट हैं सभी जगह आपने देखा जितने भी कमीशन है लगभग एज बाउंडेशन जो है क्या है 21 से 40, 21 से 42 और 21 से 45 के बीच में ही है। ठीक, अब बात करें कि भाई ये तो हो गया आपका एज लिमिट। आप सामान्य जानते हैं कि सामान्यतः असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपके सब्जेक्ट में आप पास हो, मतलब PG पास हो। ठीक है, और सेम सब्जेक्ट से आपका UGC नेट क्वालिफाई होना चाहिए। देखिए अभी तक जितने भी वैकेंसी निकल रही हैं या निकली हैं उन सभी की मिनिमम क्वालिफिकेशन तो यही है, PG हो और उसी सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई हो। अब चूंकि UGC ने नई गाइडलाइन निकाली है जिस पर आप ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर भी बन चुका है, तो उसके प्रभाव से, चूंकि वो अभी सजेशन है, ठीक है, उसके प्रभाव से हो सकता है निकट भविष्य में ये एलिजिबिलिटी जो है उसमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिले। लेकिन अभी हम सामान्य रूप से अभी जो जनरल जो है आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो PG प्लस नेट है। ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं। और ये मैं एक ओवरव्यू अगर रूप से दूं तो ज्यादातर कमीशन, सभी कमीशन इनफैक्ट सभी कमीशन जो है वो अपना एक रिटन एग्जाम करवाता है, PYQ का एग्जाम करवाता है और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। ये लगभग सभी जो है कमीशंस करवाते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी अभी तक रिटन एग्जाम नहीं करवाती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक रिटन एग्जाम लेना शुरू कर दिया है। ठीक, तो चूंकि UGC की गाइडलाइन रही है कि रिटन एग्जाम होने चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अभी इसको नहीं अपनाया है, स्टेट यूनिवर्सिटी में कुछ यूनिवर्सिटी अपना रही है लेकिन ज्यादातर कमीशन जो है वो आपके रिटन एग्जाम करवाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है तो ये रहा आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन। सबसे ज्यादा कंसर्न जो आ रहा था वो एज लिमिट पे आ रहा था। ठीक है, और इसके अलावा मैंने बहुत शॉर्ट पे बता दिया है, बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन तो आपको आपके चैनल पर है ही। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक सेकेंड, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप बताइए आपका क्या कंसर्न है। ज्यादातर बच्चों का कंसर्न हम उनके कमेंट सेक्शन में जवाब दे देते हैं, मेल में जवाब दे देते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि हमें लगता है कि इस पे अवेयरनेस बहुत कम है अभी, उस पे हम इस तरह के वीडियोस लेकर के आते हैं।
और आपको कोशिश करते हैं कि आपकी शंकाओं का समाधान कर सके। तो और भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तैयारी करिए, जम के तैयारी करिए। अब चूंकि आपके एक्स्ट्रा जो टेंशन है उसके लिए एचएन अध्ययन है, आपका कोई प्रेशर है उसको हैंडल करने के लिए एचएन अध्ययन है, आपका कोई इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई कंसर्न है उसके लिए आप उसका टेंशन आप एचएन अध्ययन पे छोड़ दीजिए, आप हमसे पूछिए और बेफिक्र होकर के अपनी तैयारी करिए। इन्फॉर्मेशन लाना हमें है, आपको बताना हम बताएंगे, क्या खोजना है, कहाँ से खोजना है, परीक्षा संबंधी कोई तैयारी संबंधी कोई प्रॉब्लम हो रही है या इन्फॉर्मेशन संबंधी कोई भी बात हो रही है, वो हम सब खोजते हैं। हम एचएन अध्ययन सीधे आप आयोग से बात करता है, सबसे बात करता है और सही इन्फॉर्मेशन आप तक लाने की कोशिश करता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको करनी है बस तैयारी। ठीक है, तैयारी, और वो भी आपको एचएन अध्ययन करा रहा है। एचएन अध्ययन आपको, आप सभी जानते हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से हमारा जो एचएन अध्ययन एप्लीकेशन है, बहुत खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी उसको डाउनलोड कर चुके हैं। आपकी क्वेरीज लगातार आती है रहती है और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक हम अपनी रीच पहुंचा पाएँ, आपके सवाल का जवाब दे पाएँ। लेकिन कई सारे सवाल ऐसे हैं बेटा जो टेलीग्राम पर ऑलरेडी उसको हमने इन्फॉर्मेशन डाल रखा है, चैनल पर ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन डाल रखा है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लोगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिल जाएगी। ठीक है, कि जैसे एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा या कैसे डाउनलोड करें, प्रोसेस कैसे करें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर है। तो एचएन अध्ययन एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें तो आपको बहुत सारी चीज़ों का समाधान चैनल पर ही मिल जाता है। ठीक है, जैसे बात करें कोर्स की, अलग अलग स्टेट के, जैसे अभी हमने बताया कि अलग अलग स्टेट की जो है वैकेंसी आ चुकी है। एचपीएससी का एग्जाम होने वाला है, यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है, यूपीजीडीसी की वैकेंसी बहुत जल्द आपको एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। आरपीएससी का जो है वैकेंसी आ चुकी है, एमपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है, बिहार और छत्तीसगढ़ की भी चल रही है बात, हो सकता है जल्द ही आपको कुछ शुभ सूचना मिले वहां से भी सुनने को। सभी अलग अलग जो है आयोग हैं और जब हम पढ़ने बैठते हैं तो सभी आयोगों के कुछ न कुछ जो है वो डिफरेंसेस होते हैं और उन्हें तैयारी करने के लिए उसके लिए आपको अलग अलग बैच ना लेना पड़े, क्योंकि सभी बैच की कॉस्ट लगभग एक जैसी आ जाती है। तो आप आरपीएससी के लिए तैयारी करो, फिर एचपीएससी के लिए तैयारी करो, फिर एमपीएससी के लिए अलग लो बैच। इससे बेटर है कि एचएन अध्ययन ने उसका भी आप लोग के ही कंसर्न से, आप ही लोग का कई बार ऐसा प्रश्न आया कि मैम अभी तो इसमें पैसे खर्च किए हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे मिले, अब उसमें भी कैसे खर्च करें। इसके लिए ही एचएन अध्ययन ने प्रयास किया है, कंबाइंड बैच ही निकाल दिया है। कंबाइंड बैच मसलन ये बैच जो है जिसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी साहित्य के असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जितने भी बैच बनेंगे इधर या निकट भविष्य में, उन सभी बैच को आपको जब ये प्रोफेसर बैच 2024-25 ले लेंगे तो उन सभी बैच में आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो ये बैच भी ले सकते हैं, आपके परीक्षा के लिए, आपके लिए बहुत यूजफुल हो रहा है। जो और खासकर जिन बच्चों को इकोनॉमिक बहुत प्रॉब्लम है उन लोगों को देखते हुए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इससे आप सभी को अगर कुछ फ़ायदा हो सकता है, आपकी कुछ मदद मिल सकती है। तो हालांकि हमें बहुत चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, लेकिन खैर चूँकि पहले भी मैंने कहा है एचएन अध्ययन का ध्येय है कि हम आपके तक, हर एक तक अच्छी तैयारी पहुंचा सके, इसलिए हमने ये कोशिश की है। ठीक है, तो बात हमारी बस इतनी ही थी। बाकी आपके और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो आप सभी हम लोगों को भेजें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।